हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंसेस और मैं हूं आपका होस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन कुमार। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेंस का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, टेंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टाइम यानी कि समय। तो टेंस का यूज हम क्यों करते हैं? टेंस का यूज किसी एक्शन या घटना का समय बताने के लिए किया जाता है या किसी भी एक्शन या किसी घटना की स्थिति बताने के लिए किया जाता है कि कोई घटना या कोई एक्शन कौन सी स्थिति में हुआ है। आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए। आई गो टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, दिस इज प्रेजेंट टेंस। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड yesterday, this is past tense. They will reach the station at 7 o'clock tomorrow morning, this is future tense. टेंस को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आगे और चार चार भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये चार भाग हैं इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चार चार और डिविजन्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, टेंसेस को सीखने में आगे बढ़ने से पहले हमें सेंटेंसेस के बारे में बात करनी होगी। एक सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि टेंस को हमें सेंटेंस में ही यूज करना है। सेंटेंस अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन ली जाए तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी एक कंप्लीट सेंस बनती है। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की एक कंप्लीट सेंस नहीं बनती उसे हम एक सेंटेंस नहीं बोल सकते। और सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं? सेंटेंस को आगे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिवाइड कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी एक्शन या इवेंट या किसी स्टेटमेंट की पुष्टि करता है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी एक्शन या किसी इवेंट या किसी स्टेटमेंट को नकारता है या उसके ना होने की पुष्टि करता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, किसी से कुछ सवाल करते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक सेंटेंस के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीनिंग है एक्शन को करने वाला, द डूअर ऑफ एक्शन, या जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें प्ले करने वाला वर्ब है प्ले और प्ले करने वाला है वी, देयरफॉर वी इज द सब्जेक्ट। बुद्धा वॉज एन एनलाइटेंड सोल, इसमें हम बुद्धा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए बुद्धा एक सब्जेक्ट है। दोस्तों, अगर हम सब्जेक्ट को थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें तो सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और दोनों ही केसेस में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो सकता है। दोस्तों, सेंटेंस का अगला सबसे जरूरी भाग होता है वर्ब, जिसे एक लैटिन भाषा के शब्द वर्बम से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है अ वर्ड। बट यहां पे वर्बम का मीनिंग है और वर्ब का मीनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक वर्ब हमें यह बताता है कि व्हाट अ पर्सन इज डूइंग, कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है। व्हाट इज बीइंग डन टू ए पर्सन, उसके साथ क्या हो रहा है या उसके ऊपर कौन सा एक्शन हो रहा है। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कि एक पर्सन, एक व्यक्ति या एक चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ड्राइविंग हर कार, यहां शी सब्जेक्ट है जो ड्राइव कर रहा है। ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही सब्जेक्ट है और वो कोई क्रिया नहीं कर रहा लेकिन उसके ऊपर क्रिया हो रही है और जो क्रिया टीचर द्वारा की जा रही है। And it is a car. Here the word is a verb which tells us
what a person or thing is. Here we are talking about a thing, and that is car. So friends, verb is the most important part of a sentence, and therefore we should go beyond just a basic definition to know about this word. आइए अब वर्ब को एक सिंगल वर्ड के रूप में नहीं बल्कि एक वर्ब ग्रुप के रूप में समझते हैं। वर्ब ग्रुप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, और दूसरा पार्ट है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स, ये कुछ चुनिंदा वर्ड्स होते हैं जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू, ये सारे ही मॉडल्स हैं। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब की संख्या बहुत बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, गो, कम, ईट, स्पीक, राइट, रीड, रन एटसेट्रा। इन मेन वर्ब्स की लिस्ट बहुत लंबी है, और हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में जितने ज्यादा से ज्यादा मेन वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे, उन्हें समझकर याद करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी स्पीच और राइटिंग एनरिच होगी। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। वी आर राइटिंग एन एसे। यहां पे जो आर राइटिंग है ये एक वर्ब ग्रुप है। दे विल हेल्प अस, यहां पे विल हेल्प एक वर्ब ग्रुप है। द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वी शैल अटेंड हिज लेक्चर, शी इज क्लीनिंग हर हाउस। जितने भी वर्ड्स मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं वे सभी वर्ड्स वर्ब ग्रुप के पार्ट्स हैं, और इनमें आर, विल, हैव, शैल, इज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एंड राइटिंग, हेल्प, पास्ट, अटेंड, क्लीनिंग ये मेन वर्ब्स हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सेंटेंस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स समवन और समथिंग अफेक्टेड बाय द वर्ब, मतलब जिसके ऊपर वर्ब काम करता है या जिसके ऊपर वर्ब का असर होता है, उस व्यक्ति या चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, शी रोट अ लेटर। यहां पे राइटिंग जो है दैट इज अ वर्ब, और राइटिंग क्या हो रही है? राइटिंग हो रही है एक लेटर, और लेटर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड द ट्रूथ टू माई मदर। यहां पे जो ट्रूथ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ट्रूथ किसको बताया गया है? टू माई मदर। माई मदर जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड माई मदर द ट्रूथ, सेंटेंस वही है, लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लेके गए हैं। राइट इन ब्लैक इंक, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए preposition है। So friends, having acquainted ourselves with the definition of sentence and the parts of sentence, we are now moving towards understanding tense. Let us begin with present indefinite or simple present tense. How to identify this tense? दोस्तों, हिंदी में जिन sentences का अंत ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्दों के साथ होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, सूरज पूरब से निकलता है, हम रोज सुबह स्कूल जाते हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। यूजेस, इस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन, जहां पे किसी एक्शन को करना हमारी हैबिट हो। फॉर एग्जाम्पल, who wakes up early in the morning, I read newspaper every day, we go to temple every morning and evening. ये तीनों ही सेंटेंसेस में हमने अपने रोजमर्रा की आदतों को बताया है। देन टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ्स, जो साधारण या सामान्य सच्चाइयां होती हैं, तथ्य होते हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, द सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसके अलावा इन exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. For example, here comes my friend Ram, there goes the most beautiful girl. And then to express a future event that is part of a fixed timetable or fixed program. वो फ्यूचर की इवेंट जो एक फिक्स समय पे होनी तय है। फॉर एग्जाम्पल, the next flight is at 7 tomorrow morning.
द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. द ट्रेन लीव्स एट 5:20. व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन? इन सभी सेंटेंसेस में जो भी घटनाएं होनी हैं वो फ्यूचर में होनी है, लेकिन फ्यूचर में उनका समय तय है, इसलिए हमने इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया है। आइए अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव रूल्स क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बताने के लिए रूल्स क्या क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस या आईईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो कंडीशनल होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेंशन दैट एस और ईएस और आईईएस का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उस समय किया जाता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। यह दोनों ही कंडीशंस पूरी होंगी तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आईईएस या ईएस लगाया जाएगा, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ईएस या आईईएस नहीं लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। माई मदर टीचेस मी एट होम, यहाँ पे माई मदर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने वर्ब टीच के साथ ईएस का यूज किया है। दे ऑफन हेल्प द पुअर, यहाँ पे दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए वर्ब हेल्प के साथ हमने किसी भी एस का यूज नहीं किया है। फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक लौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस का यूज किया जाता है, और ये एक लौता ऐसा टेंस है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि एस या ईएस या आईईएस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कैसे जोड़ते हैं। जिन वर्ब्स के एंड में कोई कॉन्सोनेंट या ई या कोई वाउल प्लस वाई लेटर्स आते हैं उनके एंड में एस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉक से वॉक्स, टॉक से टॉक्स, गिव से गिव्स, प्रे से प्रेज, ले से लेज, प्रे से प्रेज। जिन वर्ब्स की एंडिंग एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई लेटर्स के साथ होती है उनके एंड में आईईएस का यूज किया जाता है, लेकिन आईईएस लगाने से पहले वाई को हटा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्राई से फ्राइज, क्राई से क्राइज, ट्राई से ट्राइज, फ्लाई से फ्लाइज। इसी तरह से जिन वर्ब्स की एंडिंग किसी सिबिलेंट साउंड के साथ होती है, यानी किसी हिसिंग साउंड के साथ होती है, जैसे कि स, ज, च, श और ज, इनके एंड में ईएस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश से ब्रशेस, बज से बजर्स, जीरोक्स से जीरोक्सेस, प्लस से प्लसेस, एम्ब्रेस से एम्ब्रेसेस। और जिन वर्ब्स की एंडिंग ओ लेटर के साथ होती है उनके एंड में ईएस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गो से गोज, डू से डज, एको से एकोज, अनडू से अनडज, अंडरगो से अंडरगोज एंड वू से वूज। आइए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल जानते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन डू और डज, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। इसमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि डू नॉट कैन बी शॉर्टन एज डोंट एंड डज नॉट कैन बी शॉर्टन एज डजंट। दूसरी बात, जब हम डू के साथ ईएस का यूज करते हैं यानी डज नॉट का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस का यूज नहीं होगा। आई रिपीट, जब हम डू के साथ ईएस का यूज करते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस या आईईएस का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक टू मीट सेल्फिश पीपल, शी डज नॉट हेट मी एनीमोर। यहाँ पे शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ पे ईएस का यूज हमने डू के साथ किया है, और हेट जो मेन वर्ब है उसमें हमने ईएस या एस का कोई यूज नहीं किया है। देन माई फ्रेंड्स डू नॉट और डोंट स्मोक,
दे डोंट एक्सेप्ट देयर डिफीट इजीली। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू या डस के साथ शुरू होता है और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया जाता है। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में किया था कि जब डू के साथ ईएस का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस या एस या आईईएस का यूज नहीं होता है। सिमिलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी जब डू के साथ ईएस का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और आईईएस का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नीड एनी हेल्प, डज शी स्कोल्ड हर चिल्ड्रेन। यहाँ पे शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहाँ हमने एस और ईएस का रूल जो अप्लाई करना है वो डू के साथ अप्लाई करना है। डू के साथ हमने ईएस का यूज किया है, इसलिए हमने स्कोल्ड मेन वर्ब के साथ एस का यूज नहीं किया है। डू दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डज इट वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। यह सेंटेंस भी डू या डज के साथ ही शुरू होगा और फिर इसमें सब्जेक्ट एंड देन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज होगा। और जैसे हमने नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में एस और ईएस का रूल अप्लाई किया था वैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी अप्लाई होगा। यानी जब डू के साथ ईएस का यूज होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी एस या ईएस या आईईएस का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू आई नॉट लव यू, डोंट आई लव यू, डज शी नॉट गो टू जिम डेली, डू वी नॉट रिस्पेक्ट आवर नेशन, डोंट वी रिस्पेक्ट आवर नेशन। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद लेट अस नाउ बिगिन विद पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। हिंदी के सेंटेंस में जब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो सेंटेंस का अंत आ, या, ए, ई और ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्दों के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने भाई को फोन किया, हम मेला देखने गए, हमने अपने स्कूल की सफाई की, राहुल मेरे साथ खेलता था, मेरी बहन रोज पढ़ाने जाती थी, मेरे पिताजी बहुत पैसे कमाते थे। You can read the explanation of ending sound after each sentence. Now, why do we use past indefinite or simple past tense? Simple past tense और past indefinite का use past में हुई क्रियाओं या घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। इस सेंटेंस में अक्सर ही एक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई met him yesterday। यहाँ पे yesterday talks about time। लेकिन एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम के बिना भी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट सेंटेंस को बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊधम सिंह killed Michael O'Dwyer in London। Here, time is implied or understood। Now let us begin with the rules of past indefinite tense। First, we shall begin with affirmative rules। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली yesterday। We attended a personality development workshop last week। He took his exams in the month of April। I deboarded the train at Goa। दोस्तों, यहाँ पे यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इनफैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट दो ही ऐसे टेंसेस हैं जिनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। हाँ, नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम एक डमी वर्ब का यूज करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड होता है। नाउ लेट अस सी द रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस
इन पास्ट इंडेफिनिट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है और फिर इसमें हम डिड का यूज करते हैं, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यहां हम डिड नॉट की शॉर्टेंड फॉर्म यानी छोटी की हुई फॉर्म डिडंट का यूज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह याद रखना भी बहुत जरूरी है कि जब हम डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई डिड नॉट गो टू अटेंड हिज मैरिज, वी डिडंट वांट टू ट्रबल यू, they did not watch any movie yesterday night, she didn't care for the society। You can see कि यहाँ पे हमने हर एक सेंटेंस में did not या didn't का यूज किया है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है, क्योंकि जब हम ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म did का यूज कर चुके हैं तब हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। Now let us see the rules of interrogative sentence in past indefinite। interrogative sentence में भी हम सबसे पहले did का यूज करते हैं, then subject, then verb की first form, then object and then sign of interrogation। यहाँ यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हमने ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म यानी did का यूज कर लिया है तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंस में किया था। For examples, did she meet you yesterday? Did you enjoy my birthday party? Did they fight for their rights? Did the boys bunk the class? आइए अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं। नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंस को भी हम did के साथ शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव फॉर्म का यूज करते हैं तब डिड नॉट को शॉर्टन करते समय डिडंट का यूज डिड नॉट की तरह अलग अलग नहीं होता है, बल्कि डिडंट को इकट्ठे ही यूज किया जाता है जैसे कि एक सिंगल वर्ड को यूज किया जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिडंट का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है, लाइक डिडंट, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें भी जब हम डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। डिडंट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड आई नॉट हेल्प यू इन टफ टाइम्स, डिडंट ही एंटरटेन यू इन द पार्टी, डिड यू नॉट कैच हिम रेड हैंडेड, डिडंट वी कम टुगेदर फॉर ए नोबल कॉज। दोस्तों, आइए अब फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस को समझते हैं। दोस्तों, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस के किसी हिंदी सेंटेंस को बनाते हैं तो इसके अंत में गा, गे, गी आदि लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आज हम फिल्म देखने जाएंगे, मेरे घर पर कल मेहमान आएंगे, हम स्कूल के बाद बाजार जाएंगे। इन सभी सेंटेंसेस में फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। यूज ऑफ विल और शैल। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल या शैल मॉडल का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। शैल का यूज आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, जबकि विल का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। फ्रेंड्स, भले ही मॉडर्न टाइम्स में विल का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जा सकता है, लेकिन आई और वी के साथ शैल को हमेशा ही ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव रूल्स क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम विल या शैल का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल्स, आई शैल सी यू इन द मॉर्निंग, आई विल टीच यू इन दिस सेमेस्टर, you will surely pass this examination, they will call off the strike tomorrow। फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी सब्जेक्ट के साथ ही होती है, फिर उसके बाद हम विल या शैल का यूज करते हैं, फिर नॉट, देन वर्ब की पहली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप।
दोस्तों, विल नॉट या शैल नॉट को हम शॉर्ट करके वोंट या शैंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल नॉट लीव आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट, वी विल नॉट गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ, यू विल नॉट हेल्प हिम एनी मोर, दे विल नॉट पे अटेंशन टू योर वर्ड्स। इन सेंटेंसेस में अगर हम शैल नॉट या विल नॉट की शॉर्टन फॉर्म का यूज करते हैं तो सेंटेंस बनेंगे कि वी शैंट लीव आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट, वी वोंट गो टू शिमला नेक्स्ट मंथ, यू वोंट हेल्प हिम एनी मोर, दे वोंट पे अटेंशन टू योर वर्ड्स। फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, विल दे असिस्ट मी इन दिस जॉब, शैल वी रीच मुंबई इन 3 hours, विल ही ईट विद मी इन द इवनिंग, विल द डॉक्टर फील माई पल्स। फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी विल या शैल का यूज पहले होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। वोंट और शैंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन उन केसेस में लगता है जहां हम विल नॉट या शैल नॉट की शॉर्टेंड यानी छोटी फॉर्म्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, will the teacher not deliver the lecture tomorrow? Won't you lend me some money? Shan't I call you in the evening? Will they not have a cup of tea with me? For your better understanding, I have given a bird's eye view of indefinite tense, present indefinite, past indefinite, and future indefinite. You can see on the screen all the rules of affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative, and you can also compare all these rules for your better understanding. इस टेबल में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस का यूज करते हैं। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज और किसी भी टेंस में नहीं होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंसेस हैं जिनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इनमें हम एक डमी वर्ब डू, डज या डिड का प्रयोग कर सकते हैं जिसका प्रयोग हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। लेट अस मूव टू कंटिन्यूअस टेंसेस नाउ। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी सेंटेंस बनाते समय अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हम अंग्रेजी की कक्षा लगा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के यूजेस। इसका यूज किसी ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है जो लगातार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, शी इज सिंगिंग नाउ, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। It may also be used for a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. Let us understand it with an example. I am reading David Copperfield these days. मतलब मैं आजकल डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा हूं, लेकिन आपसे बात करते समय मैं इस बुक की रीडिंग नहीं कर रहा हूं। इसका यूज किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी किया जाता है जिसे किसी नियर फ्यूचर के लिए फिक्स किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ ऐसे वर्ब्स की लिस्ट दी है जिनका यूज हम नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। Verbs of appearing जैसे appear, look, seem. Verbs of emotion जैसे कि want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer. Verbs of thinking जैसे कि think, suppose, believe, agree, consider, trust, remember, forget,
know, understand, imagine, mean, mind, have, own, possess, belong to, contain, consist of, and be, etc. Now let us see the affirmative rules of present continuous tense. सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होगी, फिर इज, एम या आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. नोट, एम का यूज सिर्फ आई के साथ ही होता है, इज का यूज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है लेकिन आई के साथ या यू के साथ नहीं होता. आर का यूज सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और यू के साथ होता है. यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ आर का ही यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम टेकिंग अ कप ऑफ टी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, शी इज टीचिंग अस अ स्टोरी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस रूल्स. सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होगी, फिर इज, एम या आर, फिर नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. हम निगेशन की शॉर्टेंड फॉर्म जैसे कि एम नॉट को एंट, इज नॉट को इजंट या आर नॉट को आरंट भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी और दे आरंट प्लेइंग हॉकी. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग और आई एंट डूइंग एनीथिंग. ही इज नॉट रीडिंग द बुक और ही इजंट रीडिंग द बुक. प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल्स. सेंटेंस की शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जैसे कि इज, एम या आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing, then object and sign of interrogation. For examples, is the patient struggling for life? Are we going to temple in the evening? Am I studying the right book? Present continuous negative interrogative sentence rules. सेंटेंस की शुरुआत फिर is, am या are के साथ ही होगी, फिर सब्जेक्ट, then not, then first form of verb and ing, then object and sign of interrogation. For examples, is the mason not repairing your house? Are the protesters not sabotaging his property? Am I not feeding my children? Now let us move to past continuous tense. Past continuous tense में जब हम हिंदी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, वह अपने बच्चों को पढ़ा रहा था. आप कल इस वक्त क्या कर रहे थे? तुम बाजार से क्या खरीद रहे थे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के यूजेस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड. यह टेंस किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में किसी समय पर चल रहा होता है, जो निरंतर चल रहा होता है पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल्स, we were watching TV all evening. It was getting darker. The light went out while I was reading. When I saw him, he was playing chess. Past continuous affirmative sentence rules. As we have already seen in the previous slides, affirmative sentence की शुरुआत subject से ही होगी और फिर was या were का यूज होगा, फिर verb की first form and ing, फिर object and then full stop. was का यूज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है लेकिन यू के साथ नहीं होता. वर का यूज सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है और यू के साथ भी होता है चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो. फॉर एग्जाम्पल्स, आई वॉज आस्किंग हर टू मीट मी. यू वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम. ही वॉज प्लांटिंग ट्रीज इन द सिटी. पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस रूल्स. नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी हम सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं, फिर was या were, फिर not, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. was not को हम wasn't, were not को हम weren't भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, I was not deceiving you और I wasn't deceiving you. They were not accepting our demands or they weren't accepting our demands. She was not sleeping at night or she wasn't sleeping at night. Past continuous interrogative sentence rules. जैसे कि हमने पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है. सो यहाँ पे हम was
या वर के साथ सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। was और वर के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ing, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल्स, was the patient recovering after his operation? Were we going for a movie in the evening? Was I learning my lesson? Past continuous negative interrogative rules। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सेंटेंस की शुरुआत was या वर के साथ ही करेंगे। फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, देन ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल्स, was she not cooking food in the kitchen? Were the students not taking their exams? Was I not teaching my kids etiquettes? इन सेंटेंसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि wasn't she cooking food in the kitchen? Weren't the students taking their exams? Wasn't I teaching my kids etiquettes? Then future continuous tense। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे लगता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे युवा डिग्रियां करके देश की सेवा कर रहे होंगे। किसान खेतों में गेहूं बीज रहा होगा। वह अपने घर की मुरम्मत करवा रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो भविष्य में निरंतर चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। देयर विल बी अ पार्टी एट माई होम इन द इवनिंग। I shall be coming to attend his funeral tomorrow. They will not be crying for help. Future continuous affirmative sentence rules। affirmative sentence में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर shall या will, फिर be, फिर verb की फर्स्ट फॉर्म एंड ing, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, I shall be earning a handsome salary in this job soon. She will be dancing in your marriage. We shall be seeking your blessings always in future as well. The teacher will be coming with our mark sheets tomorrow. Future continuous negative sentence rules। नेगेटिव सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट से ही शुरुआत करेंगे और फिर will या shall, फिर not, फिर be, फिर verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल्स, she will not be participating in the competition. They will not be building a new house next year. We shall not be disobeying the gods and goddesses of our religion. यहाँ आप एक चीज पे ध्यान दें कि not का यूज will और be के बीच में किया जाता है। will be not नहीं लिखते, will not be लिखा जाता है। Then future continuous interrogative sentence rules। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम विल या शेल का यूज पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ing, ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जांपल्स, विल यू बी वर्किंग फॉर द नोबल कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? शैल वी बी जॉइनिंग हैंड्स विद द ऑप्रेसर्स? विल द टीचर बी चेकिंग आवर असाइनमेंट्स टुमारो? फ्यूचर कंटिन्यूस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी हम will या shall के साथ ही करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर not and be and first form of verb and ing, object, sign of interrogation. For examples, shall we not be celebrating his birthday in a restaurant? Will you not be eating with us tomorrow evening? Will the boys not be watching the cricket match next Sunday? Now, dear friends, I have given a comparative chart of continuous tense for your ease of understanding। यहाँ पे हम present continuous tense, past continuous tense और future continuous tense के comparative rules देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि सभी tenses में, सभी continuous tenses में verb की first form के साथ ing लगता है और इनमें सिर्फ और सिर्फ helping verb का ही change होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप लगता है। पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और इजएमआर की जगह वॉज वर्ब का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, ऑब्जेक्ट भी रहता है और सब फुल स्टॉप भी रहता है।
एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल शैल हो जाता है, बी लगता है साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है, ऐसा ही होता है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, एंड विल और शैल बी फ्यूचर के लिए। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होगा। यू कैन सी डियर फ्रेंड्स कि पूरे के पूरे चार्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में और कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है सिवाय एक हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, और फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप ही लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। जहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज होगी और वो है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वही रहेगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में किया जाएगा, और आईएनजी का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है। इसका यूज ना सेकंड फॉर्म के साथ होगा और ना ही थर्ड फॉर्म के साथ होगा। दोस्तों, आईएनजी कंटिन्यूटी का मार्कर होता है, इसलिए जब भी हम एक्शन की कंटिन्यूटी यानी निरंतरता की बात करते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, और ऐसा सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में होगा, चाहे वो अकेले कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। आइए अब बात करते हैं परफेक्ट टेंसेस की। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस। दोस्तों, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में कोई सेंटेंस बनाते हैं तब इसके अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ली है, लिया है, लिए हैं आदि शब्द लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, बच्चे परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, मैंने आपकी सलाह मान ली है, हम देश की सेवा में पूरा जीवन लगाने का फैसला कर चुके हैं। दोस्तों, परफेक्ट टेंस का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे एक्शन या एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो एक्टिविटी प्रेजेंट में पूरी हो चुकी है। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो एक्टिविटी या एक्शन पास्ट में पूरा हो चुका था, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो एक्टिविटी या एक्शन फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पेन, शी हैज वॉन द चैंपियनशिप। आइए अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के साथ होगी, फिर हम हैज या हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। दोस्तों, ये यहाँ याद रखना बहुत जरूरी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। इसमें कोई आईएनजी या कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म का या कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। आई, वी और यू और इनके साथ सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैज का यूज किया जाता है। दोस्तों, जब हम यू का यूज करते हैं, सब्जेक्ट जब यू होता है तो वो चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसके साथ हम हैव का ही यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं होगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। I have made my parents proud of me. She has reached at the summit of her career. Our experiences have taught us more than our books. Let us see the rules of present perfect negative sentence. Negative sentence also begins with subject. Then we have has or have, then not, then third form of verb, then object, and then full stop. Have और has का यूज उसी तरह से होगा जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया है। फॉर एग्जाम्पल्स, दे हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, वी हैव नॉट येट लर्न्ड टू स्टे टुगेदर पीसफुली, द ट्रक हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिपेयर सो फार। प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने पिछले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखा है, हैज या हैव के साथ शुरू होगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैव और हैज का यूज उसी तरह से होगा जैसा हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव में किया था। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। हैव यू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट हर,
Has Karan qualified the mains exam of civil services? Has she got the appointment letter from this office? Now, present perfect negative interrogative sentence rules. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हैज या हैव के साथ ही शुरू होगा। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैव और हैज के रूल्स वही रहेंगे जैसा हमने पीछे देखा है। फॉर एग्जाम्पल्स, हैव यू नॉट ब्रॉट द बुक्स टू द क्लास? हैज हर कजिन नॉट कंप्लीटेड हिज बीटेक? व्हाई हैव दे नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, लिया था, लिए थे आदि शब्द लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मेरे पिताजी ने मेरी किताबें खरीद ली थी। भारतीय संस्कृति का विकास हो चुका था। विश्व भर में यह खबर फैल चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज उन एक्शंस को या उन एक्टिविटीज को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में पूरी हो चुकी हैं। For examples, we had met him in New Delhi. I had finished my meals before they reached. She had learned to cook South Indian food before marriage. Past perfect affirmative sentence rules. Affirmative sentence की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, फिर had का यूज होगा, फिर verb की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है एंड दैट इज हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह हमारे पास हैज़ या हैव की कोई चॉइस नहीं है, इसलिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैड का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई हैड अ प्रीमियम कार लास्ट ईयर। शी हैड मेड हर माइंड टू विन द गेम। द स्टेज फ्राइट हैड मेड हिम डम बिफोर द फंक्शन बिगैन। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस रूल्स। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की तीसरी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इसमें भी हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं एंड दैट इज हैड। एग्जांपल्स, दे हैड नॉट क्रिएटेड एनी इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड आवर लगेज फॉर द कैंपिंग। दे हैड नॉट वर्कड फॉर एनी रेवोल्यूशन। पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमें हेल्पिंग वर्ब यानी हैड के साथ करनी है, फिर सब्जेक्ट, then third form of verb, then object and sign of interrogation. For examples, had they come out with satisfactory results? Had I surprised you? Had your parents bought a new car for you? Past perfect negative interrogative sentence rules. Negative interrogative sentence की शुरुआत भी helping verb के साथ ही होगी, इसलिए सबसे पहले हम had का यूज करेंगे, then subject, then not, then third form of verb, then object एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैड का यूज वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया है। एग्जांपल्स, हैड यू नॉट मैरिड हर लास्ट ईयर? हैड हिज फादर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक? व्हाई हैड देयर स्टूडेंट्स नॉट रीच्ड इन द कंपटीशन? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ली होगी, लिया होगा, लिए होंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, वह परीक्षा पास कर चुके होंगे। फंक्शन समाप्त हो चुका होगा, उसने भोजन कर लिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज उन एक्शंस या एक्टिविटीज को बताने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में यानी भविष्य में पूरी हो चुकी होंगी। फॉर एग्जाम्पल्स, आई शैल हैव कंपोज्ड अ पोएम फॉर यू ऑन योर बर्थडे। You will have received a good news by next week. Kanchan will have prepared her mind to go for higher studies. Future perfect affirmative sentence rules. Affirmative sentence में सबसे पहले हम subject का यूज करेंगे, फिर will या shall का यूज करेंगे, फिर have, फिर third form of verb, फिर object और फिर full stop. I और we के साथ shall का यूज होगा और बाकी सभी subjects के साथ हम will का यूज करेंगे। भले ही मॉडर्न टाइम्स में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज एक्सेप्टेबल है, लेकिन आई और वी के साथ शैल को ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। दे विल हैव रेस्क्यूड द विक्टिम्स ऑफ फ्लड। यू विल हैव रेड ऑल द पेजेस ऑफ दिस बुक इन अ वीक। आवर पेरेंट्स विल हैव सेव्ड मनी फॉर आवर फ्यूचर।
फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस रूल्स। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी सब्जेक्ट के साथ ही होगी, उसके बाद हम विल या शैल का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल्स, ही विल नॉट हैव acclimatized to the climate of new country. My father will not have left my school fee unpaid. I shall not have accepted my defeat in any case. फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। यहाँ पे हमारे पास विल हैव या शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में तो सिर्फ विल या शैल को ही सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, हैव को सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। देखिए कैसे लगाना है, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। विल दे हैव knelt बिफोर देयर एनिमीज? शैल वी हैव ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज? विल द ट्रेन हैव रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन बाय नेक्स्ट वीक? फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हमें विल या शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है और नॉट का यूज हमें सब्जेक्ट के बाद लेकिन हैव से पहले करना है। सबसे पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। Shall we not have touched the zenith of our performance if we work hard? Will I not have learned to drive on highway? Will the artist have not satisfied us with his art? यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम shall not की शॉर्टन फॉर्म shan't और will not की शॉर्टन फॉर्म won't का यूज करते हैं तो shan't या won't सब्जेक्ट से पहले आएगा और have सब्जेक्ट्स के बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही सेंटेंस देख लेते हैं। Shan't we have touched the zenith of our performance if we work hard? Won't I have learned to drive on highway? Would the artist have satisfied us with his art? आइए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स का एक कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं। सभी जगह रूल्स सेम ही रहेंगे, सिर्फ एक ही चीज का चेंज होगा एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज सभी परफेक्ट टेंसेस में किया जाएगा। जैसे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल, शैल एंड हैव का यूज कर रहे हैं, फिर हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप और वर्ब की तीसरी फॉर्म सभी अपनी अपनी जगह पे वैसे ही लगे हुए हैं जैसे तीनों टेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब। जब हम प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं तो हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पास्ट में हम सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फ्यूचर में हम विल या शैल के साथ हैव का यूज करते हैं। और ऐसे ही हम नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी अभी जारी है, अभी भी प्रेजेंट में वह एक्शन हो रहा है। हिंदी में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करनी हो तो हिंदी सेंटेंसेस के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं लगा होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 1980 से इस घर में रह रहा हूं। वह 4 दिन से खेतों में काम कर रहा है। गौरी पिछले महीने से इस स्कूल में पढ़ा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी समय पर शुरू हुए थे और प्रेजेंट में भी अभी चल रहे हैं। एग्जाम्पल्स, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010। यहाँ पे जो वर्किंग है ऑफिस में वो 2010 से शुरू हुई थी लेकिन अभी भी चल रही है। शी हैज़ बीन टीचिंग अस दिस लेसन फॉर 2 days। देखिए
टीचिंग का काम जो है वो 2 दिन पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स सिंस लास्ट वीक। ये जो प्रोटेस्ट है वो पिछले हफ्ते शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस रूल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर फुल स्टॉप। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्चुअली में परफेक्शन और कंटिन्यूटी दोनों की ही बात करता है, इसलिए परफेक्शन और कंटिन्यूटी के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना होगा। लेकिन एक ही मेन वर्ब की 2 फॉर्म्स का यूज हम एक ही सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। एक ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज एक ही सेंटेंस में एक ही एक्शन को बताने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम परफेक्शन के लिए बी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी बीन लगाते हैं, और कंटिन्यूटी के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। इसके साथ ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम का यूज भी होता है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 1980, और फॉर 3 days, फॉर 2 years, फॉर अ सेंचुरी, फॉर 15 minutes। आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। रवि हैज बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 years. I have been serving my grandparents since my childhood. They have been fighting for the cause of women empowerment for 5 years. Present perfect continuous negative sentence rules. नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, फिर हम हैज या हैव का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम, देन फुल स्टॉप। सिंस या फॉर का यूज वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे देखा है। एग्जांपल्स देखते हैं। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ पोएम फॉर हर हस्बैंड सिंस yesterday. The ATM has not been dispensing cash for 5 days. My pets have not been keeping well since Wednesday. Present perfect continuous interrogative sentence rules. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम हैज या हैव सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 year? हैज सीता बीन क्लीनिंग हर हाउस सिंस मॉर्निंग? हैव दे बीन स्ट्रगलिंग फॉर देयर lives? Present perfect continuous negative interrogative sentence rules. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सबसे पहले हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल्स। हैज शी नॉट बीन playing with her siblings since morning? Have they not been talking to you for 1 week? Have I not been helping the poor for 20 years? Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense किसी ऐसे एक्शन की बात करता है जो पास में किसी डेफिनेट या इनडेफिनेट समय से शुरू हुआ हो और पास में ही लगातार चलता रहा हो। इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। एग्जाम्पल्स। हम 2 घंटे से साइकिल चला रहे थे। यहाँ पे जो 2 घंटे हैं वो इनडेफिनेट टाइम है। मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यहाँ पे जो हमने जनवरी लिखा है वो डेफिनेट टाइम है। बच्चे सुबह से खाना मांग रहे थे। सुबह से डेफिनेट टाइम है। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास में किसी समय शुरू हुआ था और पास में ही लगातार चल रहा था।
Examples: she had been fighting for her rights since her young age. We had not been getting good marks since our teacher left the school. जब से हमारे टीचर ने स्कूल छोड़ा था, तब से हम अच्छे मार्क्स नहीं ले रहे थे. Had they not been praying for the upliftment of women for 20 years? क्या वह 20 सालों से महिलाओं की तरक्की के लिए प्रे नहीं कर रहे थे? इन सभी सेंटेंसेस में एक्शन पास में किसी समय से शुरू हुआ था और पास में ही लगातार कंटिन्यू चल रहा था. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस रूल्स. अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं और फिर उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर, फिर टाइम और फिर अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी सीन, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल्स, I had been studying in this college since 1993. They had been building the house for 6 years. We had been taking care of her since her childhood. Past perfect continuous negative sentence rules. Negative sentence की शुरुआत subject से होगी, फिर हम had, फिर not, फिर been, फिर verb की first form with ing, फिर object, फिर since या for, फिर time और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे. सिंस या फॉर का यूज वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे देखा है. एग्जाम्पल्स: द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन अटेंडिंग देयर क्लासेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. द डॉक्टर हैड नॉट बीन मीटिंग द पेशेंट्स फॉर 1 month. माई चिल्ड्रन हैड नॉट बीन गोइंग टू ग्राउंड सिंस लास्ट मंथ. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस रूल्स. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हैड से होगी, फिर हम सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे. एग्जाम्पल्स: हैड ऑल द विलेजर्स बीन माइग्रेटिंग टू एन अर्बन एरिया सिंस लास्ट ईयर. हैड द सोल्जर्स बीन सेलिब्रेटिंग देयर ट्रायम्फ सिंस द एंड ऑफ द वॉर. हैड यू बीन ट्राइंग टू विजिट हिज ऑफिस फॉर 2 weeks. Past perfect continuous negative interrogative sentence rules. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में भी हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा. एग्जाम्पल्स: हैड शी नॉट बीन नर्चरिंग हर किड्स सिंस हर डाइवोर्स. हैड योर ग्रैंडफादर नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस ही रिटर्न्ड फ्रॉम यूएसए. Had your country not been fighting with the terrorists since independence. Future perfect continuous tense. इस टेंस में किसी ऐसे एक्शन की बात होती है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होकर या एक पीरियड ऑफ टाइम में फ्यूचर में ही लगातार चलता रहेगा. इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी लगा होता है. जैसे हम अगले महीने से काम कर रहे होंगे. मजदूर 1 महीने से हड़ताल कर रहे होंगे. मेरा भाई सोमवार से यह किताब पढ़ रहा होगा. इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक ऐसे एक्शन की बात होती है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या किसी पीरियड ऑफ टाइम में फ्यूचर में ही कंटिन्यू चल रहा होता है. जैसे कि वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर आवर टर्न फॉर 3 hours. Raman will have been suffering from eye flu since his visit to the fair. Will they have been earning fame since their triumph over enemy? Future perfect continuous tense affirmative sentence rules. Affirmative sentence में सबसे पहले subject लगेगा, फिर will या shall, फिर have, फिर been, फिर first form of verb with ing, फिर object, फिर since या for, फिर time और फिर full stop लगेगा. Since और for का यूज वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे देखा है. एग्जाम्पल्स: आई शैल हैव बीन वेटिंग टू बुक द मूवी टिकट्स फॉर 2 days. दे विल हैव बीन कीपिंग वेल सिंस देयर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. राहुल विल हैव बीन मेंडिंग हिज शूज फॉर half an hour. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस रूल्स. नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में भी सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव,
फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर अंत में फुल स्टॉप लगेगा। एग्जाम्पल्स: शी विल नॉट हैव बीन backbiting her neighbors since the marriage of her daughter. My uncle will not have been sending for help since his bankruptcy. He will not have been preparing for the lecture since morning. Future perfect continuous. Interrogative sentence rules. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। एग्जाम्पल्स: विल यू हैव बीन इंस्पायरिंग द चिल्ड्रन फॉर हायर स्टडीज सिंस योर ज्वाइनिंग? Shall we have been acting upon the advice of our teacher for 3 years of our graduation? Will Raj have been helping his mother in the kitchen for 2 hours? Future perfect continuous negative interrogative sentence rules. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में भी will या shall लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर have, फिर not, फिर been, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर since या for, फिर टाइम एंड अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल्स: Will the people of India not have been working for one another since corona pandemic? Will the world not have been coming closer since the advancements in IT? Shall we not have been cycling for 3 hours? दोस्तों, आइए एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के रूल्स का भी कंपैरेटिव चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम रहेगी। बीन भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा और यहां पे सिर्फ एक ही चेंज होगी और वो है हेल्पिंग वर्ब की। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैज या हैव का यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं और फ्यूचर में हम विल या शैल के साथ हैव का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कंपैरेटिव चार्ट यू कैन इजीली लर्न कि अगर हमें टेंस को चेंज करना हो तो हम बड़ी आसानी से इन रूल्स को देखकर उन्हें याद करके टेंस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाना हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो इसमें सिर्फ हमें एक ही चेंज करना है, वो है हैज या हैव की जगह हमने हैड लगा देना है। और अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाना हो तो उसमें भी सिर्फ एक ही चेंज होगा, उसे हम हैज या हैव या हैड की जगह विल या शैल के साथ हैव लगा देंगे और इसके अलावा सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी जब हम टेंस को चेंज करते हैं तो प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट से फ्यूचर में जाते समय सिर्फ एक ही चेंज करना है एंड दैट इज द चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, नथिंग एल्स टू बी चेंज्ड। तो दोस्तों, अब तक हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी टेंसेस के रूल्स को अच्छे से पढ़ा है और आई होप कि समझा भी होगा। आइए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनको समझकर टेंसेस के ऊपर आपकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले है कि टेंस की पहचान हम कैसे करें। जब भी हम एक इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा टेंस लगा है ये हमें कैसे पता करना है। इसको पता करने के लिए हमें सेंटेंस के वर्ब ग्रुप की पहचान करनी है। जैसा मैंने वर्ब ग्रुप की स्लाइड में बताया था कि वर्ब ग्रुप में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड या विल और शैल जैसे शब्द जिनका इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले किया जाता है। और मेन वर्ब यानी गो, ईट, स्लीप, वॉक, रन, रीड, राइट जैसे शब्द। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे प्लेज जो है वो मेन वर्ब है। दे वर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग मेन वर्ब है। वी रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, रोट राइट की सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब है। ही डिड नॉट मीट मी, डिड एक डमी वर्ब है जिसे हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया है और मीट मेन वर्ब है। शैल वी गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, शैल हेल्पिंग वर्ब है
और गो मेन वर्ब है। इन सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स मैंने येलो कलर में हाईलाइट किए हैं वो सभी वर्ब ग्रुप हैं। जैसे वर लर्निंग, वर हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर वर्ब ग्रुप को बनाते हैं। जब हम वर्ब ग्रुप को पहचान लेंगे तो टेंस को चेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब तक हम वर्ब ग्रुप की पहचान नहीं करते तब तक हम टेंस को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेंस की चेंज वर्ब ग्रुप की चेंज होती है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी। जैसे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम सर्विंग माय कंट्री। यहाँ पे एम सर्विंग जो है वो वर्ब ग्रुप है, एम हेल्पिंग वर्ब है और सर्विंग मेन ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम इस टेंस को चेंज करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो और कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है सिर्फ उसको ही चेंज करना है हमने। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर का यूज करते हैं। सो ये सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज सर्विंग माई कंट्री। से हमने और कोई भी चेंज नहीं की है, सिर्फ एक ही चेंज की है एंड दैट इज चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। और इसी तरह से अगर इसी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हमें फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना हो तो दोबारा से हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज होना है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल या शैल के साथ बी का यूज करते हैं। सो फ्यूचर कंटिन्यूस में ये सेंटेंस बन जाएगा आई शैल बी सर्विंग माई कंट्री। इसी तरह से अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है और किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो वर्ब ग्रुप है उसमें हम हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमारे पास सेंटेंस है वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट, इसमें हैव कंप्लीटेड जो है दैट इज वर्ब ग्रुप। और जब हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम इसका हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, यानी हैव को हटा देंगे और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, यानी हैड को लगा देंगे। सो पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस बन जाएगा वी हैड कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। और इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना हो तो हैड को हटा देंगे और विल या शैल के साथ हैव को लगा देंगे और कोई भी चेंज नहीं होगा। और इस तरह से ये सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ही ऐसे टेंसेस हैं जिनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए एक डमी वर्ब का यूज कर सकते हैं जो है डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न इज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इकलौता ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होता है और किसी भी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इकलौता एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। सो जब भी वर्ब ग्रुप में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस मिले तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट टू लर्न इज कि सभी कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है और एक कंटिन्यूस से दूसरे कंटिन्यूस टेंस में जाने के लिए आपको और कोई भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी, शैल बी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और एक परफेक्ट टेंस से दूसरे परफेक्ट टेंस में जाने के लिए आपको और कोई भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है, यानी हैज या हैव को हैड के साथ या विल हैव या शैल हैव के साथ चेंज कर देना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बीन का यूज होगा और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगेगा।
एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दूसरे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते समय आपको और कोई भी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है, यानी हैज या हैव को हैड में या विल हैव या शैल हैव में चेंज करना है। फ्रेंड्स, let us quickly revise the rules of all the tenses. The first thing you need to know is the sentence structure. Sentence structure will remain the same in all the tenses. Affirmative, negative, interrogative, or negative interrogative sentences will have the same structure in all the tenses. जैसे affirmative sentence में subject से शुरुआत होगी, फिर helping verb लगेगा, फिर main verb लगेगा, फिर object और फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी सब्जेक्ट से ही होगी, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप इन द एंड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। दोस्तों, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देने लायक हैं, जैसे डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट्स, he does not worship in the morning, does he go to school daily, they did not help me in my bad times, she did not scold her children, did she not call you for help। ध्यान देने लायक दूसरी बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द आते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव, will have been, shall have been, etc. तो not का प्रयोग helping verb के पहले शब्द के बाद होगा, जैसे will not be, have not been, shall not have been, etc. For examples, the students will not be taking the exams tomorrow. I have not been preparing for exams since January. ऐसे ही interrogative या negative interrogative sentence बनाते समय अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज़्यादा शब्द आते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, एट्सेट्रा, तो हेल्पिंग वर्ब के केवल पहले शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाकी शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, will you have completed your assignment till tomorrow? Had I not been helping the poor for 5 years? दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड्स जैसे what, where, who, whom, how, how much, why, when, whose, which, how far या how many, इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है, जैसे what is this, who are you, where are you going, when will you meet me। फ्रेंड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के बाद दूसरी याद करने लायक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वर्ब ग्रुप। अगर आप वर्ब ग्रुप को समझ लेते हैं तो आपके लिए टेंस को पहचानना और टेंस को बदलना बेहद आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वर्ब ग्रुप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल या शैल, और मेन वर्ब जैसे गो, ईट, वॉक, स्लीप, हेल्प, लव, हेट, एट्सेट्रा। अब देखिए, स्क्रीन पर दिखाए गए कंपैरेटिव चार्ट में आपके लिए वर्ब ग्रुप को समझना बेहद आसान हो जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ही ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं
और इसके साथ एस या ई एस या आई ई एस लगाते हैं जो कंडीशनल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस तभी लगता है अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगेगा। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। इन दोनों ही टेंसेस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें डू, डज या डिड का यूज़ करना होता है। डू या डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और डिड का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगती है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगती है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल या शैल भी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगती है। देखिए, सभी कंटिन्यूस टेंसेस में हम वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज हो रहा है। जैसे प्रेजेंट में इज, एम या आर, पास्ट में वॉज या वर, फ्यूचर में विल या शैल के साथ बी। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सभी परफेक्ट टेंसेस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते रहते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ हैव। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैड के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल या शैल के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो मेन वर्ब में सभी जगह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है और उससे पहले हम बीन का यूज़ कर रहे हैं, और सभी टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज हो रहा है। प्रेजेंट में हैज़, हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल या शैल के साथ हैव का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ब ग्रुप को अच्छे से समझ लें तो आपके लिए किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानना और ट्रांसफॉर्म करना बेहद आसान हो जाएगा। So friends, we have talked exhaustively about tenses, and with this last slide, I rest my words and I hope that you enjoyed learning tenses with me. But just rules and few examples are not sufficient. You need to use these rules while making sentences. So keep learning and don't forget to post your questions in the comment box. Many thanks to all of you. Kindly like this video, subscribe your own channel of learning, Rehan's Academy, and hit the bell icon to learn more with us. Stay tuned and stay blessed. Thank you.